हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज का जो सेशन है हमारा वो हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी पर होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेरियस डायमेंशन डिस्कस करेंगे कि जो हर्बर्ट साइमन ने अपना थॉट दिया था, बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट दिया था, उसको काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी जो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमन के द्वारा डेवलप किया गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या दी गई इनके द्वारा। देन हम ये देखेंगे कि बेसिक एजम्पशंस क्या हैं इस थ्योरी के। देन क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट टाइम पे इसकी रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करने वाले। तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी बाई हर्बर्ट साइमन। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखते हैं और ठीक से समझते हो, देखना भी नहीं है, कंसेप्ट को ठीक से समझना है। अगर आप ये कर लेते हो, कंप्लीट लेक्चर को ठीक से समझ लेते हो, ठीक से देख लेते हो, सुन लेते हो, तो आपको रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में। ओके, तो इस लेक्चर को मैं डिटेल में शुरू करूंगी विथ अ बेसिक इंट्रोडक्शन। दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी, मेरे बारे में है अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ स्टडी विद कंफर्ट इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर आपको ये सारी सिलेबस में, अगर इसमें से कुछ भी आपके सिलेबस में है, तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलने वाली है यहाँ पर। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर पाएँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको आप अपडेटेड रहें और साथ ही साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके मेरे साथ में कि हाँ, अगर आपको कोई एकेडमिक नीड है, कोई डाउट है या कोई अदर क्वेरी है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जो मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने पे। ये आपकी तरफ से मेरे लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। सो व्हाट इज़ रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी? ये एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पर बात की जाती है कि भाई हमें डिसीजंस कैसे लेने हैं। जो डिसीजन मेकर्स है, जो डिसीजन ले रहा है जो पर्सन, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल से अगर कहो तो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हर्बर्ट साइमन ने बात की है कि भाई एक डिसीजन मेकर को डिसीजन लेना चाहिए बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन द रीज़न एंड एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में ये रहेगा कि भाई आपको लिस्ट आउट करना है कि आपके पास जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं या पॉसिबल ऑप्शन है या चॉइसेस क्या क्या हैं आपके पास। ओके, अब इन चॉइसेस में आपको बेस्ट निकालना है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज़ करना है। वो क्या है, इस पूरी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करनी है। ओके, तो यहाँ पर हर्बर्ट साइमन ये फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें अगर, तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास कैरियर से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कई सारे आपके पास ऑप्शन हो गए बेस्ट। अब इन अवेलेबल ऑप्शन में आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है। आपको डाउट होता है ना कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आप मुझे कई बार, आप में से स्टूडेंट्स मैसेज करते हो कि भाई मैम मुझे बताइए पीजी किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, मुझे ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में डिसीजन मेकर को क्या करना है, बेस्ट जो भी पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको लिस्ट आउट करना है। अब आपको देखना है कि इन दिए हुए ऑप्शंस में आपके लिए क्या
पॉसिबल सोल्यूशन है, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपके लिए क्या है, आपके लिए कौन से इसमें सुटेबल रहेगा। अब इसके लिए आप देखोगे ना कि भाई अगर जो डॉक्टर वाला कोर्स है वो लोगे मेडिकल कोर्स, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फीस कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, रिसोर्सेज क्या लगेंगे। इंजीनियर में भी यही देखोगे, तो आप अपनी सिचुएशन एनालिसिस करोगे कि भाई आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास फाइनेंस की व्यवस्था क्या है, आपके पास टाइम क्या है, और आपके पास फ्यूचर में कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो इन सब इनको क्या कहेंगे, लॉजिक के आधार पर आपने डिसीजन लिया, रीज़न का इस्तेमाल किया, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो की, और आपने फाइनली चूज़ किया कि भाई आप एक मेडिकल स्ट्रीम लेंगे, या आपने चूज़ किया कि नहीं भाई आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो यही सेम चीज़ होती है मैनेजमेंट में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है या जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, वहाँ पर भी बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एक मैनेजर को, एक बॉस को। तो वो कैसे डिसीजन लेगा, तो ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। बस अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो आपने समझ लीजिए कि रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी समझ ली। हर्बर्ट साइमन का जो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, ये बहुत सारी फील्ड में एप्लीकेबल है, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बहुत कई सारी फील्ड में ये इसकी प्रैक्टिस की जाती है। हर्बर्ट साइमन है कौन, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1978 में इकोनॉमिक्स पे अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए। ये जो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं हर्बर्ट साइमन, वो है इनका बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट। ओके, ये हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हर्बर्ट साइमन के बारे में। बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट हर्बर्ट साइमन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ह्यूमंस है ना, इनके पास हो सकता है इनकी जो इनके पास जब ये डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो इनके पास हो सकता है इंफॉर्मेशन लैक करे, मतलब लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो, या इनकी एबिलिटीज़ मतलब लिमिटेड हो, उतनी ज़्यादा मतलब परफेक्ट वे पे ना हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ओके, अगर अभी भी बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में चलती हूँ, इसे और सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अनलाइक क्लासिकल इकोनॉमिक एजम्पशंस, जो क्लासिकल इकोनॉमिक एजम्पशंस हैं वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स आर परफेक्ट रेशनल, और उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है टू टेक द डिसीजंस। जबकि हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट लागू होता है। बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, कई बार उनके पास कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं। कॉग्निटिव मतलब ये होता है सोचने समझने की क्षमता। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास कितनी जो आपकी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, कि आप कितना चीज़ों को समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, या लॉजिक लगा पा रहे हो, ये होता है कॉग्निटिव स्किल्स। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि डिसीजन मेकर्स हैव कॉग्निटिव लिमिटेशंस। ओके, अब कॉग्निटिव लिमिटेशंस के कई सारे फैक्टर्स हैं, या तो उनके पास जैसे कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, या टाइम कंस्ट्रेंट है, या कॉग्निटिव बायसेस हैं। ओके, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए हम आपका एक एग्जांपल ले रहे थे ना कोर्स सिलेक्शन का। ओके, तो आपने कई सारे लिस्ट आउट किए, यहाँ पे डॉक्टर बनने का, यहाँ पर इंजीनियर बनने का, यहाँ पर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन का किया था तीसरे पे, और चौथा हम एक क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम लॉ ले लेते हैं। ओके, तो अब आपको डिसीजन लेना है कि इन कोर्स में कौन सा करना है, हमने डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रेशनल जो बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट है वो कैसे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जैसे हर्बर्ट साइमन क्या कह रहे हैं कि डिसीजन मेकर्स है कॉग्निटिव लिमिटेशंस, जैसे कि इंफॉर्मेशन। अब भाई हो सकता है आप एक डिसीजन मेकर्स हो, ये एक पर्सन ए है जिसको डिसीजन लेना है। पर्सन ए के पास कॉग्निटिव लिमिटेशंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हर्बर्ट साइमन कहते हैं। जैसे कि हो सकता है इस पर्सन को इतना आइडिया नहीं है कि भाई डॉक्टर्स को आगे चलकर कितना कंपटीशन है। भाई अभी आप प्रेजेंट में हो, आपको नहीं पता कि आपको इंटरेस्ट है यूपीएससी करना है, पापा ने भी कह दिया, मम्मी ने भी कह दिया यूपीएससी करना है भाई आपको भी लगा हाँ मैं तो भाई आईएएस ही बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी,
ओके, बट आपको नहीं पता कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है इसमें कितना कंपटीशन है आगे, या आप क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, सेकंड अटेम्प्ट में ना हो, कई सारे लोगों को तो 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 7 अटेम्प्ट लग जाते हैं क्वालिफाई करने में। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 6 साल 7 साल मिनिमम मानकर चल रहे हैं कि आपका यूपीएससी में दे सकते हो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो ये हो गया टाइम कॉन्स्ट्रेंट। या आपके पास कॉग्निटिव बायसेस, आपके मम्मी पापा ने कह दिया इसलिए कर रहे हो, आपने देखा ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट इस पे था कि नहीं, आपका पैशन था म्यूज़िक इंडस्ट्री में और आप आ गए यूपीएससी प्रिपरेशन करने। ओके, इसी तरीके से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं पता है कि आगे चलकर आप जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि पॉलिटिकल साइंस में और क्या क्या कैरियर है। आपने देखा कि भाई हाँ हम ऑप्शनल ले लेंगे, और आपको नहीं पता है कि पॉलिटिकल साइंस में हम नेट जेआरएफ भी करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ओके, या और भी अदर कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए लिमिटेड ऑप्शन। तो यहाँ से ये पता चला कि बाउंडेड रेशनैलिटी की जो बात कर रहे हैं हर्बर्ट साइमन, वो ये कह रहे हैं कि एक जो डिसीजन मेकर्स होता है ना, उसके पास कॉग्निटिव लिमिटेशंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब एक डिसीजन मेकर का गोल क्या होना चाहिए कि उसे जो चॉइसेस बना रहा है, वो जो डिसीज़न ले रहा है वो क्या हो, सेटिस्फाइंग हो रादर देन मैक्सिमाइजिंग। अब आपको ये कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेटिस्फाइंग या मैक्सिमाइजिंग। बट अभी आपको मैं ये समझाती हूँ अभी आपको, बट मुझे आप ये बताओ कि क्या बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पर। जब भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, ये आप कैरियर चूज़ करने वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये आपको नहीं भूलेगा। अब हम आ जाते हैं ये सेटिस्फाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग वाला कंसेप्ट को समझने में थोड़ा सा डिटेल में। तो सेटिस्फाइंग वर्सेस मैक्सिमाइजिंग का जो बात करते हैं यहाँ पे, तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि डिसीजन मेकर्स को यहाँ पर क्या चूज़ करना चाहिए, सेटिस्फाइंग ना कि मैक्सिमाइजिंग। सेटिस्फाइंग क्या है कि भाई जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से आप गुड इनफ ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो, ना कि परफेक्ट ऑप्शन को। एग्जाम्पल लें अगर हम, तो जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट कैरियर ऑप्शन, हम क्या कहेंगे, बेस्ट कैरियर ऑप्शन, बेस्ट कैरियर ऑप्शन। अब बेस्ट कैरियर ऑप्शन जैसी कोई चीज़ होती है क्या, आप मुझे बताएं। बेस्ट कैरियर ऑप्शन मेरे लिए की मीनिंग मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। ओके, तो हर्बर्ट साइमन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप ये देखो कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन क्या है, सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शन क्या है। ओके, आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है। अब इन दो लिमिटेशन को ध्यान में रखकर आप देखो कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से बेहतर डिसीज़न किस कैरियर के प्रति आप ले सकते हैं। मैं कैरियर का ऑप्शन इसलिए ले रही हूँ ताकि आप बेटर कनेक्ट कर पाओ इस थ्योरी को समझने में। ओके, तो यहाँ पर सेटिस्फाइंग का मतलब है कि गुड इनफ हो रादर देन सीकिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, जबकि मैक्सिमाइजिंग वाले प्रिंसिपल में हम क्या ढूंढते हैं, बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट कैरियर ऑप्शन। बच्चे बहुत बात करते हैं, मैडम बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है, मैडम बेस्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। भाई बेस्ट पॉसिबल आउटकम या बेस्ट कैरियर ऑप्शन या बेस्ट सोल्यूशन जैसी चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपकी बैकग्राउंड पे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी, आपका टाइम कितना है आपके पास, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान आया कि जो हर्बर्ट साइमन है ये कहते हैं कि जो डिसीजन मेकर है उसको क्या देखना चाहिए, सेटिस्फाइंग वाला कंसेप्ट को चूज़ करना चाहिए, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है यहाँ पर इंडिविजुअल को सेटिस्फैक्ट्री सलूशन खोजना है, ना कि ऑप्टिमल वन। हमें अपने सिचुएशन के आधार पर हमारे लिए गुड क्या है उस ऑप्शन को चूज़ करना है, ना कि बेस्ट हो। दुनिया में तो बेस्ट जो कैरियर ऑप्शन है बहुत सारे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन क्या है, आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री कैरियर ऑप्शन क्या है। ओके, तो यहाँ पर जो हर्बर्ट साइमन है वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, वो सारे
पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स का मतलब यहाँ पर है ऑप्शंस, चॉइसेस। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चॉइसेस हैं, वो मतलब क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम के, उन सारे पॉसिबल चॉइसेस को एक्सप्लोर करना है। फिर आपको देखना है कि उसमें से बेस्ट कौन सा है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हम चूज़ कर रहे हैं वो एक मिनिमम क्राइटेरिया कर रहा हो, मतलब गुड इनफ, ये सेटिस्फाइंग वाला कंसेप्ट को अप्लाई हो रहा हो। गेटिंग इट? तो ये सेटिस्फाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। तो बाउंडेड रेशनैलिटी में हर्बर्ट साइमन ने बात की है कि एक डिसीजन मेकर्स का एम ये होना चाहिए कि वो जो चॉइसेस बना रहा हो वो सेटिस्फाइंग हो रैदर देन मैक्सिमाइजिंग। ओके, अभी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम लिमिटेशंस की बात कर रहे थे ना कि लिमिटेशंस क्या क्या है। एक जो बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट है, हमने टाइम एंड कॉस्ट देखा कि भाई देखना है कि जो आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन सा ऑप्शन टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, उस आधार पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है और इस इवैल्यूएशन के आधार पर आपको क्या बनाना है, चॉइसेस बनानी है। देन आपका अजम्पशंस ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर्स को एक तरीके से क्या करना है, हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज़ अनरियलिस्टिक। मतलब इस कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे आप इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे मान लीजिए कोर्सेज़ को लेकर ही हो गया, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर कोर्सेज़, आपने 2-4 यूट्यूब वीडियोस देख लिए और आपको लगा कि भाई हमको तो इस कैरियर ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी हो गई। आपने अच्छी अच्छी चीज़ें तो देख ली कि हाँ ये है, बट आपको नहीं पता कि इस कोर्स के जो निगेटिव साइड्स हैं वो क्या हैं। ओके, कॉन्स क्या क्या हैं वो आपने देखा ही नहीं, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। सब ने तो बहुत अच्छा अच्छा बोला, अच्छा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप आईएएस बन जाओगे, पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब चीज़ें होगी। बट ये नहीं बताया कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो आपको 5 अटेम्प्ट्स भी लग सकते हैं, आपको इतना टाइम देना पड़ सकता है, आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको हो सकता है आपके पास एडिक्वेट या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। तो आप ये कुछ लिमिटेशंस हैं एक डिसीजन मेकर्स के पास जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही है एक रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो इन्हें क्लासिकल डिसीजन मेकिंग थ्योरी से डिफरेंट बनाता है हर्बर्ट साइमन को। क्लासिकल थ्योरीज़ क्या कहती हैं डिसीजन मेकिंग की कि भाई परफेक्ट डिसीजन लो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बाद डिसीज़न लो, लेकिन हर्बर्ट साइमन ने इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन की कि भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक कंसेप्ट है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई जो डिसीज़न मेकर्स है उसकी कुछ कॉग्निटिव लिमिटेशंस हो सकती हैं, और उसको हमें इस चीज़ का प्रेशर नहीं बनाना है कि वो परफेक्ट डिसीज़न ले, उसे एक गुड इनफ डिसीज़न लेना है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे फेवर में हो। समझ में आ गया यहाँ तक आपको डिसीजन मेकिंग थ्योरी? अब हम बेसिक एजम्पशंस देखें इस थ्योरी के, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी, ऑप्टिमाइजेशंस एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जैसे कि रेशनल डिसीजन मेकिंग में क्या ज़रूरत होती है कि भाई जो डिसीजंस इवैल्यूएट किए जाएं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर किया जाए, ना कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब सब्जेक्टिव मतलब हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिफ़र करे, तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव मैनर पे डिसीजंस लेना है। कंसिस्टेंसी, भाई आपके पास एक्सपीरियंस जो होगा, आपके पास जो नॉलेज होगा, जो प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस बनाई होंगी उसको भी यूटिलाइज करना है। ओके, तो डिसीजन मेकर्स को अपनी कंसिस्टेंसी इन प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस में डिस्प्ले होनी चाहिए। देन यहाँ पर जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन, अब हमें यहाँ पर गोल क्या है कि भाई हम अपने जो आउटकम्स निकलें, जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं, जो हमने एक्शन चूज़ किया है, उसके आउटकम्स हमारे फेवर में मैक्सिमम हो और हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो, जो हमारे रिस्क हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं या फेल्योर होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ करें। तो वही जो कोर्स आप चूज़ कर रहे हो उसमें से आप ऐसा डिसीज़न लो ताकि आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हों और फेल्योर होने या अनसर्टेनिटी या रिस्क के चांसेस मिनिमाइज़ हों।
ये सिंपल सा मीनिंग है। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। मतलब जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने फेवर में रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हो, आउटकम्स लाने की कोशिश कर रहे हो, एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। अब इस डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस के कई सारे स्टेप्स होते हैं। जो एक डिसीज़न मेकर है उसको कई सारे स्टेप से गुजरना चाहिए, तभी हम इसको कहते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जो रेशनल डिसीज़न मेकिंग थ्योरी है ये एक सिस्टमेटिक थ्योरी है। जैसे मान लीजिए वही कोर्स वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप डिसीजन मेकर्स का होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। ओके, एक डिसीजन मेकर। अब आप एक डिसीजन मेकर हैं, आपको डिसीजन लेना है कोर्स के रिगार्डिंग में। आप देखोगे ना क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। आपके पास डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इंजीनियर बनने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक आईएएस बनने की अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, तो ये एक आपके पास जो लॉयर है वो जज बनने की अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ को लिस्ट आउट किया, आइडेंटिफाई किया। दूसरा स्टेप होता है कि आपने जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स या सॉल्यूशन है, जब आपने एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो लिस्ट आउट करो कि कितने आपके पास ऑल्टरनेटिव्स या कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कितनी सारी चॉइसेस हैं इस प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी के। ओके, तीसरा है आप इनका इवैल्यूएशन करो, मतलब इवैल्यूएट करो हर एक ऑप्शन का कि भाई डॉक्टर बनने में रिस्क कितना है, मतलब कैरियर में फेल होने की चांसेस कितने हैं, सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं, आपको इसमें कैरियर ऑप्शन कैसे एक तरीके से अच्छा हो सकता है फ्यूचर आपका। तो फिजिबिलिटी, रिस्क एंड पोटेंशियल आउटकम्स आपको सारे ऑप्शंस के देखना है, पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ें। मतलब एक तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है, जज करना है कि अच्छा इसके ये प्रॉज हैं, इसके ये कॉन्स हैं, इसमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें पैसे थोड़े कम लग रहे हैं, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऐसा। अब लास्ट ऑप्शन है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। सो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी में अभी हम ये कोर्स वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ताकि आप एक स्टूडेंट हैं और बेटर कनेक्ट कर पाएँ। तो जब भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में डिसीजंस लिए जाते हैं तो उनमें ये कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, लिस्ट ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, evaluation of the all alternatives available and selection of the best alternative based on the evaluation। ओके, तो ये कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के यहाँ पर स्टेप्स हो गए। इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस थ्योरीज़ के, तो सबसे पहला भाई स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग हो रही है। आपने देखा कि हम स्टेप बाय स्टेप डिसीज़न ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों प्रोसेस से गुजर कर डिसीज़न ले रहे हैं। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी हमें क्या करती है, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सके रादर देन रिलाइंग ऑन द इंट्यूशंस कि भाई मुझे इंट्यूशन आ रहा है ऐसा कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए भगवान ने धरती पे भेजा है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई भगवान ने तो मुझे आईएएस बनने के लिए ही धरती पे भेजा है, अदरवाइज़ मेरा जीवन कुछ नहीं है। मतलब मैं आईएएस बन गया तो मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि भगवान ने मुझे आईएएस बनने के लिए भेजा। सो दिस काइंड ऑफ इंट्यूशन डजेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि भाई आपको एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क के थ्रू आपको डिसीज़न लेना है। भाई आपको देखना है कि आईएएस बनने के लिए आप टाइम दे सकते हो, मनी उतनी है आपके पास गाइडेंस क्या है, या आपका पर्सनल इंटरेस्ट है भी कि नहीं उस पर। ओके, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। तो जो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी हमें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है ताकि हम बेटर डिसीजंस ले पाएँ। दूसरा है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी हमें क्या करती है कि एक हमें वो वैल्यूएबल इनपुट्स देती है, फ्रेमवर्क देती है ताकि क्राइसिस वाली सिचुएशन में हम बेटर मैनेज कर सकें और एक क्विक एंड रेशनल डिसीजंस ले सकें और जो प्रेशर है ना उसको डील कर सके, उसको हैंडल कर सके। अब एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, और वो भी क्विक डिसीजंस कब, जब ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है।
ओके अब ये सारा प्रेशर है, आपका बॉस का प्रेशर है, ओके आपको रिजल्ट्स देने हैं, ओके तो आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में आप देखोगे ना कि भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और इसमें बेहतर कौन सा ऑप्शन है। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव होती है जो रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आप मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कैसे जो ये रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, आपके हिसाब से इसका बेस्ट इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या आपने कभी अपनी रियल लाइफ में फील किया है क्या आपने कभी इसे अप्लाई किया है क्या? आपने किसी भी चीज़ को मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसको एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है। मुझे लगता है कि हमारी जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और जब हम जैसे रेशनैलिटी के आधार पर जब हम डिसीज़न लेते हैं तो शायद हम हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो बेटर निकल कर आते हैं। तीसरा इम्प्लीकेशन है यहाँ पर रिस्क एनालिसिस। ओके रिस्क एनालिसिस मतलब ये है कि अगर आपने सभी जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, जो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल थी जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, अगर आपने उनका ठीक से इवैल्यूएशन किया था, आपने उनके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को ठीक से लिस्ट आउट किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, आप रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हो। मतलब आप जैसे कोर्स वाले में है तो आपने अगर ठीक से किया है तो आपके जो फेल्योर होने के चांसेस हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर एनालिसिस की है। ओके तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने रियल लाइफ में कब रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को अप्लाई किया है। अगर आपने ये कोर्स वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एक एग्जांपल लेकर, आपने क्या उसमें इस्तेमाल किया है कैरियर ऑप्शन चूज़ करने में, या लाइफ के किस स्टेज में आपने जो रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपने अप्लाई किया है, मुझे कमेंट करके बताना। आपके जो इनोवेटिव कमेंट्स होते हैं ना रिगार्डिंग टू दीज थ्योरीज एंड ऑल, बहुत ही इम्प्रेसिव होते हैं और हम लोगों की नॉलेज को इनरिच करते हैं। पर्सनली मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे उसमें से डायमेंशंस मिलती हैं। अरे ये डायमेंशन को तो मैंने सोचा ही नहीं था, वाह कितना अच्छा डायमेंशन है, कितना अच्छा आइडिया आपने दिया है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आप अपना ओपिनियन, ताकि मुझे और मेरे जैसे और भी लोग जो आपके कमेंट्स पढ़ रहे होंगे इस वीडियो के नीचे, उन्हें कुछ नॉलेज मिले, डायमेंशंस मिले और उनका नॉलेज या लर्निंग एनरिच होगी। ओके तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो अगर हम इसको समराइज़ करें जो हमने अभी डिस्कस किया हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को, जिसमें हमने बाउंडेड रेशनैलिटी के कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में देखा, लिमिटेशंस देखी, हमने इम्प्लीकेशंस देखे और हमने ये देखा कि भाई इसका यूज़ कैसे होता है, इस स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो कंक्लूड करें आज के इस डिस्कशन को, आप देखेंगे कि जो हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, इसने जो डिसीज़न प्रोसेस है या डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को एक तरीके से रिवॉल्यूशनाइज्ड किया। ओके जैसे ऐसा नहीं कि भाई अगर आप जो ह्यूमन नेचर है ना उसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझ रहे हो या लिमिटेशंस को समझ रहे हो, तो इससे ज़्यादा और क्या प्रैक्टिकलिटी हो सकती है, मतलब आप कितना प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। तो हर्बर्ट साइमन ने काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन या कंसेप्ट दिया जो वाकई में रियल वर्ल्ड में हैपनिंग होती हैं। ओके जो डिसीज़न मेकर होता है वो बाउंडेड रेशनैलिटी के चैलेंज को फेस करता है। बाउंडेड रेशनैलिटी मतलब जो लिमिटेशंस, जैसे वो टाइम, कॉस्ट या लिमिटेड इंफॉर्मेशन या कॉग्निटिव लिमिटेशंस, कुछ भी हो सकता है। ओके तो डिसीज़न मेकर्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फुल्ली रेशनल हों। तो यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करो और उनके आधार पर डिसीजंस लो। तो डिसीज़न मेकिंग इन्वायरमेंट को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और इस तरीके से हर्बर्ट साइमन ने अपने लिमिटेशंस के द्वारा एक मोर रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिसीजंस आर मेड इन द रियल वर्ल्ड को प्रोवाइड किया लोगों के सामने। ओके कि रियल वर्ल्ड में डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रियलिस्टिक अप्रोच हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे हमें प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए रादर देन द आइडियल अप्रोच। तो आई होप कि इस लेक्चर को आपने इन्जॉय किया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एंड
हमें लगता है कि हमें डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे जितने भी डिसीजंस लेते हैं हमें उन सब में ये अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस तरीके के रेशनल थिंकिंग को या रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी को अप्लाई करने लगोगे तो आपके जो डिलेमाज होते हैं ना, जब आप कंफ्यूज होते हो कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होगे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बना लीजिए कि आप लिस्ट आउट करने के बाद ही डिसीजंस ले रहे हैं, जो प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ डिसीजन ले रहे हो, जिससे कि क्या होगा, आप एक बेहतर नतीजे तक पहुंच सकें, बेहतर कंक्लूज़न तक पहुंच सकें और जो डिलेमा की स्थिति होती है उससे बाहर आ सको। ओके, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आएगी तो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बाकी आपका कोई और ओपिनियन हो या कोई आपका सजेशन हो तो वो भी कमेंट करिएगा नीचे। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। देखो, आपका लाइक, शेयर एंड कॉमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चैनल को ग्रो करने पर। ओके, तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही है आपके लाइक एंड शेयर करने में गाइस, मतलब हार्डली इट विल टेक 1 सेकेंड ना। सो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल बिट, जो इस चैनल को ग्रो करने पे हेल्प करेगा एंड ताकि हम बेटर क्वालिटी वीडियोस क्रिएट कर सके अल्टीमेटली। ओके, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।